everyone. This is part 2 of chapter 1. In today's video lecture, we will discuss about market segment of NSE National Stock Exchange and reforms in Indian securities market. So, let's get started. सबसे पहला टॉपिक है हमारा 1.4 of this video, market segments and their products. Market segment of NSE और उनके products. Market segment जैसे आप फ्लो चार्ट में देख रहे होंगे स्क्रीन पर, मार्केट सेगमेंट एनएससी के चार होते हैं: होलसेल डेट मार्केट, कैपिटल मार्केट, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेगमेंट, करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट। सबकी हम डिटेल में जाएंगे। अब होलसेल डेट मार्केट इज WDM segment. This segment at NSE commenced its operation in June 1994. इसने अपनी ऑपरेशन जून 1994 में शुरू की है और एक ऐसा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है इन्वेस्टर्स को जहां पे वाइड रेंज ऑफ डेट सिक्योरिटीज इंक्लूड स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स, PSU बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट डिबेंचर्स, कमर्शियल पेपर्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एक्सेट्रा ट्रेड किए जा सकते हैं। सेकेंड इज कैपिटल मार्केट सेगमेंट, CM सेगमेंट। CM सेगमेंट इज जिसके बारे में हम पूरी इस किताब में, जो हमारी जो पूरी बुक है कैपिटल मार्केट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो इसके बारे में क्या दे रखा है? Capital market segment. This segment at NSE commenced its operation in November 1994. इस NSE के इस मार्केट सेगमेंट ने अपने सर्विसेज, अपनी ऑपरेशन नवंबर 1994 से शुरू किए। और इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इट प्रोवाइड्स अ फुली ऑटोमेटेड स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम नोन एज नेशनल एक्सचेंज फॉर ऑटोमेटेड ट्रेडिंग नीट सिस्टम। मतलब जो NSE का जो कैपिटल मार्केट है वो इन्वेस्टर्स को एक फुली ऑटोमेटेड स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है सो दैट इन्वेस्टर्स अपने घर पर बैठ के, अपने PC पर बैठ के ट्रेड कर सके और उसको ज़्यादा दिक्कत ना हो और जो काम में जो इफिशियंसी है वो भी बनी रहे। वेरियस टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज, इक्विटी शेयर्स, वारंट्स, डिबेंचर्स, यहाँ पर CM सेगमेंट हम ट्रेड कर सकते हैं। थर्ड इज फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट। फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट, इस सेगमेंट ने अपने ऑपरेशन शुरू किए एट NSE इन जून 2000 में इसने अपने ऑपरेशन शुरू किए। और इस सेगमेंट में आप बेसिकली ट्रेडिंग कर सकते हैं, ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट लाइक इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स ऑप्शन, स्टॉक ऑप्शन, स्टॉक फ्यूचर। और इसने अपनी सर्विसेज, अपने ऑपरेशन कमेंस किए इन जून 2000। फोर्थ इज करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट। करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट इज, इस सेगमेंट ने अपनी जो सर्विसेज थी और जो ऑपरेशंस थे वो अगस्त 29, 2008 में शुरू किए विद द लॉन्च ऑफ करेंसी फ्यूचर ट्रेडिंग इन US डॉलर, इंडियन रुपी। सबसे पहले करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट में US डॉलर और इंडियन रुपी में ट्रेडिंग होनी शुरू हुई। उसके बाद अगस्त 31, 2009 से करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट ने यूरो, INR, पाउंड स्टर्लिंग INR, जापानीज INR में फर्दर ट्रेडिंग करना शुरू किया फरवरी 2010 में। इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स was another product made available for trading on this segment with effect from August 31, 2009। ये हो गया हमारा। अब हम आगे फर्दर पढ़ेंगे रिफॉर्म्स इन इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट। मीन्स इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट जब से बना उसके अंदर कितने रिफॉर्म आए। जैसे समय के साथ हर चीज़ में बदलाव आते हैं, ऐसे इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट में भी बहुत सारे बदलाव आए। तो वो बदलाव क्या थे, वो चेंजेस, वो रिफॉर्म्स क्या थे, हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्रिएशन ऑफ मार्केट रेगुलेटर, ये हमारा फर्स्ट है, जिसमें क्या हुआ, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, द सिक्योरिटीज मार्केट रेगुलेटर इन इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड अंडर सेबी एक्ट 1992। मतलब कि अंडर सेबी एक्ट 1992 के अंडर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बनाया, जो कि इंडिया में सिक्योरिटीज मार्केट का रेगुलेटर है। सो दैट इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे कि जो इन्वेस्टर के जो इंटरेस्ट है, इसके ऑब्जेक्टिव आप स्क्रीन पर देखिए, प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटीज, कि इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट भी सिक्योरिटीज में बना रहे, मतलब कि उनको ज्यादा फायदा हो, उस तरीके से सिस्टम बनाया जाए। प्रमोटिंग द डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, मीन्स सिक्योरिटीज मार्केट के डेवलपमेंट को भी प्रमोट करने के लिए। थर्ड इज
रेगुलेटिंग द सिक्योरिटीज मार्केट, सिक्योरिटीज मार्केट का एक रेगुलेटर भी है सेबी, जैसे आप सबको पता होगा। सेकेंड इज स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग। स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग में जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि कैपिटल मार्केट सेगमेंट में नवंबर 3, 1994 को, जैसे कि ये है, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड efficiency, liquidity and transparency, NSE introduced a nationwide online fully automated screen based trading system on the CM segment, capital market segment on November 3, 1994। पहले क्या होता था, NSE के सेटअप से पहले, prior to setting up of NSE, स्टॉक एक्सचेंज जो इंडिया में थे उसमें ओपन आउटक्राई सिस्टम चलता था। कौन सा सिस्टम? एक ओपन आउटक्राई सिस्टम, जिसमें कि एक हॉल में बहुत सारे इन्वेस्टर्स इकट्ठा होते थे और वो लोग क्या करते थे, एक ऊंची जगह पर मान लो खड़ा हो जाए और वहां से चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे कि हमारे पास इतनी सिक्योरिटीज है, हम उसको इतने प्राइस पे बेच रहे हैं। बट दैट सिस्टम वाज इनएफिशिएंट एंड टाइम कंज्यूमिंग। So in order to provide efficiency, liquidity and transparency, NSE, National Stock Exchange, introduced a nationwide online fully automated screen based trading system, ताकि हर कोई बंदा अपने घर पर ही बैठ के या फिर अपने ऑफिस में बैठ कर स्क्रीन पर ट्रेडिंग कर सके। किसी सबको जरूरी नहीं है कि वो एक जगह पर आए और इकट्ठा होके शोर मचा मचा के ट्रेडिंग करें, क्योंकि उसमें हो भी नहीं पाता। तो ये बहुत ही इनएफिशिएंट और टाइम कंज्यूमिंग सिस्टम था। तो इसके लिए क्या बनाया? स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम, जिसको हम नीट कहते हैं। और नीट की फुल फॉर्म हमने अभी पीछे पढ़ी थी, उसको आपको याद करना है अच्छे से। नेशनल एक्सचेंज फॉर ऑटोमेटेड ट्रेडिंग। ओके, आगे बढ़ते हैं। थर्ड इज रिडक्शन ऑफ ट्रेडिंग साइकिल। इसमें क्या था कि अर्लियर द ट्रेडिंग साइकिल फॉर स्टॉक्स बेस्ड ऑन टाइप ऑफ सिक्योरिटीज यूज्ड टू वेरी बिटवीन 14 डेज टू 30 डेज। पहले जो ट्रेडिंग साइकिल होती थी वो 14 डेज से 30 डेज की होती थी, जिसमें कि मतलब कि आपने अगर ट्रेडिंग आज करी तो कम से कम 14 से 30 दिन लग जाएंगे आपके अकाउंट में, आपके पास सिक्योरिटीज आने में। तो ये बहुत ही इनएफिशिएंट सिस्टम है, जिसमें बहुत दिक्कतें भी आती हैं और होती ही हैं, जैसे कि हम सबको पता है। तो इसको ठीक करने के लिए क्या किया, इन December 2001 all scripts were moved to rolling settlement and the settlement period was reduced progressively from T+5 to T+3 days। तो पहले उनको क्या किया, उन्होंने 30 डेज से पहले वो के बाद उन्होंने T+5 कर दिया था। बट 2001 में आके 2001 दिसंबर में उन्होंने जो अपनी ट्रेडिंग साइकिल थी वो T+5 से, मतलब T मीन्स T इज हेयर ट्रेडिंग डे, जिस डे पे आपने ट्रेडिंग करी है दैट इज T, ट्रेडिंग डे। उससे 5 डेज एक्स्ट्रा और लगते थे आपके पास सिक्योरिटीज आने में, मतलब कि सेटलमेंट साइकिल को पूरा होने में। फिर उन्होंने T+3 डेज किया उसको। But from April 2003 onwards, T+2 days settlement cycle is being followed। मतलब कि जैसे कि आज एग्जाम्पल कि आपने मंडे को ट्रेड किया तो वेडनेसडे तक आपकी जो सेटलमेंट है वो पूरी हो जाएगी एंड यू विल हैव योर सिक्योरिटीज। फॉर दिस इक्विटी डेरिवेटिव ट्रेडिंग। इक्विटी डेरिवेटिव ट्रेडिंग मीन्स पहले मार्केट में इक्विटी डेरिवेटिव में ट्रेडिंग नहीं होती थी, बट ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव्स हाउएवर टुक ऑफ in 2000 with index future after suitable legal and regulatory framework was put in place. The market presently offers index futures, index option, single stock future and single stock option, जिसकी ट्रेडिंग कहाँ पे होती होगी, फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट। आगे बढ़ते हैं। डीम्यूचुअलाइजेशन जैसे कि डिसेंट्रलाइजेशन होता है ना, उसी तरीके से डीम्यूचुअलाइजेशन होता है। पहले क्या होता था, जो स्टॉक एक्सचेंज होते थे ब्रोकर उनको पूरी तरीके से ओन, कंट्रोल और मैनेज करते थे, ब्रोकर ही उसके कर्ता धर्ता होते थे, बट बहुत डिस्प्यूट होती थी इससे। तो इसके लिए एनएससी ने क्या किया कि ऐसा एनएससी however was set up with a प्योर डीम्यूचुअलाइज्ड गवर्नेंस स्ट्रक्चर को उसने डीम्यूचुअलाइज कर दिया। कैसे? ओनरशिप अलग बंदे को दे दिया, मैनेजमेंट अलग डिपार्टमेंट को दे दिया, ट्रेडिंग अलग डिपार्टमेंट को दे दिया। तो इससे क्या हुआ, 3 डिफरेंट सेट्स ऑफ पीपल हो गए, जिससे कि डीम्यूचुअलाइजेशन
एक हो गया, ताकि काम भी इफिशिएंसी से होता रहे और एक के हाथ में ही सारी पावर ना आ जाए, इससे भी गड़बड़ हो जाती है. सो करंटली ऑल द स्टॉक्स exchanges in India have a demutualized setup. Okay, आगे बढ़ते हैं. फिफ्थ इज डीमटेरियलाइजेशन. डीमटेरियलाइजेशन मीन्स पहले क्या होता था, जो सिक्योरिटीज जो इन्वेस्टर्स अगर ट्रेड करते थे तो उनकी सिक्योरिटीज हाथ में पेपर के फॉर्म में उनको मिलती थी. बट ये जो सिस्टम था वो बहुत इनफिशिएंट था, क्योंकि इसमें टाइम लैग तो लगता था सेटलमेंट में. जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि 14 to 30 डेज लग जाते थे सेटलमेंट साइकिल को पूरा होने में. ये भी है, पूरा टाइम भी बहुत ज़्यादा कंज्यूमिंग था ये सिस्टम, पेपर सिस्टम, पेपर बेस्ड जो सिक्योरिटीज जो पहले मिलती थी. एंड सेकेंड है द फिजिकल मूवमेंट ऑफ पेपर बेस्ड सिक्योरिटीज. अब मान लो कि फिजिकल मूवमेंट हो रहा है, बारिश आ गई, गीले हो गए, खो गए, तो इन सब ये सब बड़ी सारी प्रॉब्लम्स थी. तो इन सब प्रॉब्लम्स को ओविएट करने के लिए, खत्म करने के लिए क्या करा, एक डिपॉजिटरीज एक्ट आया. The Depositories Act 1996 was passed to provide for the establishment of two depositories of depositories and securities with the objective of ensuring free transferability of securities with speed and accuracy. Depositories Act 1996 से क्या हुआ कि depositories बनने लगी. Depositories means जहाँ पे जो इन्वेस्टर है वो अपनी डिपॉजिटरी अपनी जो सिक्योरिटीज है वहां पे उसकी सेटलमेंट साइकिल पूरी होती है, तो उसको डिपॉजिटरीज को बनाया गया ताकि जो काम है वो स्पीड और एक्यूरेसी से हो. तो अगर देखें तो डिपॉजिटरीज इंडिया में कितनी है, तो देयर आर 2 डिपॉजिटरीज इन इंडिया. NSDL इज नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड. नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड इज NSDL. एंड CDSL, this the full form of CDSL is Central Depository Services Limited. You will have to learn this. Okay, let's move forward. They have आगे to eliminate, क्या लिखा है, डीमेटलाइज सेटलमेंट हैज एलिमिनेटेड द बैड डिलीवरीज. जो बैड डिलीवरीज पहले हो जाती थी, मतलब कि गलत डिलीवरीज हो जाती थी, उसको भी रोका डीमेटलाइजेशन ने. डीमेटलाइजेशन बेसिक ये यही है कि जो सिक्योरिटीज पहले पेपर फॉर्म में होती थी वो अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होने लगी. डिपॉजिटरी में वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होती है, तो इससे ज़्यादा एक तो ये टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है और इससे कुछ फिजिकल मूवमेंट में जो दिक्कत होती थी वो भी नहीं होगी अब. और इससे रिलेटेड एसोसिएटेड जो भी प्रॉब्लम्स थी सब खत्म हो गई. और क्या लिखा है आगे कि इट हैज़ बीन मेड मैंडेटरी फॉर ऑल न्यूली इशूड सिक्योरिटीज टू बी कंपल्सरीली ट्रेडेड एंड डीमेटलाइज फॉर्म. और अब ये कंपल्सरी मैंडेटरी कर दिया गया है कि अब जो भी इन्वेस्टर अगर ट्रेड करता है तो उनकी सिक्योरिटीज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही रहेंगी. नाउ द पब्लिक लिस्टेड कंपनीज मेकिंग IPO Now, the public listed companies making IPO of any security for 10 crore or more have to make the IPO only in dematerialized form. IPO is initial public offering. So, when a company issues its securities in primary market for rupees 10 crore or more, the company will have to issue its securities in dematerialized form only. आगे बढ़ते हैं. क्लियरिंग कॉर्पोरेशन. क्लियरिंग कॉर्पोरेशन इज, ये भी एक इंस्टीट्यूशन है जो कि हमारे सिक्योरिटीज, जैसे कि हम ट्रेड करते हैं तो जो उसका क्लियरेंस होता है, जैसे कि एक इन्वेस्टर दूसरे को बेचता है तो उसके अकाउंट से सिक्योरिटीज लेके दूसरे के अकाउंट में भेजना, जो ये सब जो काम होता है ये करता है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन. और इंडिया में कौन है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, क्या है, इट्स नेशनल सिक्योरिटीज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, दैट इज NSCCL, which commenced its operation in April 1996. और इसके क्लियरिंग कॉर्पोरेशन मीन्स NSCCL के मैं आपको कुछ ऑब्जेक्टिव्स बताऊंगी जो कि आप अपनी कॉपी में अपने रजिस्टर में नोट करें. ऑब्जेक्टिव ऑफ NSCCL. फर्स्ट इज टू ब्रिंग एंड सस्टेन कॉन्फिडेंस इन क्लियरिंग एंड सेटलमेंट इन सिक्योरिटीज. सेकेंड इज टू प्रमोट and maintain short settlement cycle, that is T+2 days for settlement. Third is to provide counterparty risk guarantee. And fourth is to operate a tight risk containment system. Okay, these were the objectives of clearing corporation, that is National Securities Clearing Corporation Limited. You will have to write it down in your registers. Okay, move further.
This is investor protection. What is investor protection? So in order to protect the interest of investor and promote awareness, central government Ministry of Corporate Affairs established the investor education and protection fund. मतलब कि इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए और उनके आपस में इन्वेस्टर्स में अवेयरनेस को प्रमोट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने एक क्या बनाया, एक फंड बनाया, दैट इज इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। कब? इन अक्टूबर 2001। क्या ऑब्जेक्टिव थे उनके? ऑब्जेक्टिव ये थे टू टेक केयर ऑफ इन्वेस्टर्स क्लेम, इन्वेस्टर का क्लेम को टेक केयर करने के लिए, टू सेट अप इन्वेस्टर ग्रीवांस सर्विस सेल फॉर रिड्रेस ऑफ इन्वेस्टर ग्रीवांस। अगर इन्वेस्टर को कोई प्रॉब्लम है, अगर उसकी कंप्लेंट है, तो उसको सुलझाने के लिए, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक इन्वेस्टर ग्रीवांस सर्विस सेल बनाया। All these agencies and investor associations also organize investor education and awareness programs. आगे बढ़ते हैं। ग्लोबलाइजेशन। व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? सबको पता है ग्लोबलाइजेशन क्या है। इंडियन कंपनीज हैव बीन, इसमें यहाँ पर पढ़ते हैं कि एफएमएम में ग्लोबलाइजेशन का यहाँ पर एज अ रिफॉर्म इन इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट क्या बता रखा। इंडियन कंपनीज हैव बीन परमिटेड टू रेज रिसोर्सेज ओवरसीज थ्रू, मतलब इंडियन कंपनीज ओवरसीज अपने रिसोर्सेज को रेज कर सकती है थ्रू इशू ऑफ एडीआर्स। व्हाट इज एडीआर्स? अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स and ECBs. Further, FIIs have been permitted to invest in all types of securities, including government securities, and tap the domestic market. FII is foreign institutional investors have been permitted to invest in all types of securities. जो foreign institutional investors हैं उनको भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी वो इंडिया में ट्रेड कर सकते हैं, एंड दे कैन ऑल्सो टैप द डोमेस्टिक मार्केट। और क्या इसके बारे में एक बात बता रखी है एफआईआई के बारे में कि दे कैन इन्वेस्ट इन अ कंपनी अंडर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट रूट अप टू 24% ऑफ द पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी। मीन्स एक कंपनी की जितनी कैपिटल उसके शेयर होल्डर्स से आती है उतनी कैपिटल का 24% ही एफआईआईज उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दैट इज इनफ। आगे बढ़ते हैं। दिस इज लॉन्च ऑफ इंडिया VIX स्क्वायर। वोलेटिलिटी इंडेक्स। वोलेटिलिटी इंडेक्स क्या होता है? वोलेटिलिटी क्या होता है? वेरिएशंस। मतलब वोलेटिलिटी इंडेक्स इज अ मेजर ऑफ मार्केट्स एक्सपेक्टेशन ऑफ वोलेटिलिटी ओवर द नियर टर्म। और द नियर टर्म, जो नियर टर्म है वो क्या है? नियर टर्म इज द पीरियड ऑफ 30 डेज। मतलब कि 30 डेज में मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, कितनी वेरिएशंस होंगी उसमें, उसके हिसाब से जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन होती है वो निकाली जाती है वोलेटिलिटी इंडेक्स से। तो इंडियाज फर्स्ट वोलेटिलिटी इंडेक्स इंडिया VIX was launched by NSE in April 2008. इतना आपके लिए बहुत है। It measures the amount by which an underlying index is expected to fluctuate in near term. मतलब कि कितने अमाउंट से इंडेक्स ऊपर उठेगा या नीचे गिरेगा, इसके बारे में हमें वोलेटिलिटी इंडेक्स से पता चल जाता है। डायरेक्ट मार्केट एक्सेस। डायरेक्ट मार्केट एक्सेस क्या है? इन अप्रैल 2008 सेबी अलाउड द डायरेक्ट मार्केट एक्सेस फैसिलिटी टू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। मतलब कि जो ब्रोकर है DMA allows brokers to offer their respective clients direct access to the exchange trading system and through the broker's infrastructure without manual intervention by the broker. मतलब कि सेबी के इस रिफॉर्म से डायरेक्ट मार्केट एक्सेस से ब्रोकर्स को मतलब एक ऑफर मिला कि वो अपने जो रिस्पेक्टिव क्लाइंट्स है, रिस्पेक्टिव क्लाइंट्स में कौन आते हैं? इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स लाइक बैंक। तो ब्रोकर्स उनको डायरेक्ट एक्सेस दे सकते हैं अपने ट्रेडिंग सिस्टम का, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का, विदाउट मैनुअल इंटरवेंशन, कि वो ट्रेड कर लें। कौन? इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ब्रोकर के पास एक ऑफर होता है कि वो अपने रिस्पेक्टिव क्लाइंट्स को एक ऑफर दे कि जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है वो ब्रोकर के इंफ्रास्ट्रक्चर से विदाउट मैनुअल इंटरवेंशन ट्रेड कर ले मार्केट में। ये रहता है। नेक्स्ट इज लॉन्च ऑफ सिक्योरिटीज
लॉन्च ऑफ सिक्योरिटीज लैंडिंग एंड बोरिंग स्कीम, लॉन्च ऑफ सिक्योरिटीज लैंडिंग एंड बोरिंग स्कीम अप्रैल 2008 में आई। इसका क्या मतलब है? द सिक्योरिटीज लैंडिंग एंड बोरिंग मैकेनिज्म वाज अलाउड, इट अलाउज मार्केट participant to take short positions effectively with less cost। इसका मतलब ये है कि जो शॉर्ट सेलर होते हैं, it allows short seller to borrow stock from NSCCL for making delivery। कि जो शॉर्ट सेलर है वो NSCCL से स्टॉक्स को बोरो करे और उसको बेच दे। शॉर्ट सेलिंग मीन्स सेलिंग ऑफ स्टॉक्स विच द सेलर डज नॉट ओन एट द टाइम ऑफ ट्रेड। मतलब कि NSCCL से आप स्टॉक बोरो करो, आप उसको बेच दो, उससे फायदा कमा के फिर आप NSCCL को दे सकते हो। मतलब लॉन्च ऑफ सिक्योरिटीज लैंडिंग, पहले आप सिक्योरिटीज को लैंड करो फिर उसको बोरो करो। मतलब कि कोई बोरो करेगा उसको तो आप लैंड करोगे, तो उसके बाद आप जब अपना प्रॉफिट कमा लो तो आप NSCCL को वो वापस कर दो। जब आपके पास नहीं है सिक्योरिटीज तो आप NSCCL से ले सकते हो शॉर्ट टाइम के लिए। नेक्स्ट इज लॉन्च ऑफ करेंसी फ्यूचर्स। लॉन्च ऑफ करेंसी फ्यूचर्स, जैसे कि हमने करेंसी डेरिवेटिव मार्केट में हमने पढ़ लिया कि क्या है। ऑन August 29, 2008 फर्स्ट टाइम इंडिया ने ट्रेड ओवरसीज जैसे कि किया USD INR पेयर फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। NSE launched trading in currency future contracts in this. Trading in other currency pairs like Euro INR, Pound Sterling INR and Japanese Yen was further made available for trading in March 2010। ये हो गया क्लियर आपको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ASBA। ASBA is application supported by blocked amount। Application supported by blocked amount is a major primary market reform। It enables investors to apply for IPOs or FPOs and rights issue without making a payment। Means कि इन्वेस्टर के अकाउंट में अभी, मतलब कि इन्वेस्टर ने अभी पेमेंट नहीं की बट वो एप्लीकेशन से अपने इशूअर को बता सकता है कि वो IPOs और FPOs में, मान लीजिए कि ASBA एस कि कोई इन्वेस्टर अपने इशूअर को बोलता है, मतलब एक एप्लीकेशन लगाता है कि भाई हमें भी शेयर चाहिए, बट जब तक उसकी एप्लीकेशन अलॉटमेंट के लिए सिलेक्ट नहीं की जाएगी तब तक उसके अकाउंट से पैसे भी नहीं कटते हैं। मतलब कि मैं इन्वेस्टर हूँ, मैंने एक इशू आने वाला था मार्केट में, मैंने इशूअर को ऑलरेडी एक एप्लीकेशन भेजा कि मेरे को भी सिक्योरिटीज चाहिए, बट अगर मेरी वो एप्लीकेशन सिक्योरिटीज अगर मुझे देने के लिए सिलेक्ट नहीं होती है तो मेरे अकाउंट से वो पैसे नहीं कटते। एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। नेक्स्ट इज, ये हो गया इधर ऐसे। नेक्स्ट इज लॉन्च ऑफ इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स। On August 31, 2009, futures on interest rate was launched on National Stock Exchange।